तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को, और आज हम लोग जो है आर को कंप्लीटली कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर, और आर के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, और ये सेशन यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव रहेगा अगर आप जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट से जो है सारी चीज़ों को समझ लेते हो। तो यार प्रैक्टिकली जो है हम लोग यहाँ पर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे आर स्टूडियो के अंदर, और मैं आर लैंग्वेज और आर स्टूडियो के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे पहले हम लोग यार इस सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ पर आर को इंस्टॉल करते हुए। तो भाई सिंपली आप लोग यहां पर देख रहे हो कि हम जो है यहां पर आर को इंस्टॉल करेंगे, और आर को इंस्टॉलेशन के साथ में जो है आप यहां पर देख रहे हो कि जो ये आपके पास यहां पर साइट है https://cloud.rproject.org/। तो इस साइट से जो है आप यहाँ पर आर को जो है वो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आर बेसिकली जो है वो यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन ने बनाई थी, और ये लैंग्वेज जो है वो स्टैटिस्टिक्स या फिर आपके पास जो स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स होते हैं उनको यहाँ पर विजुलाइज करने के लिए, फिर ओवरऑल डेटा विजुलाइजेशन के लिए, या फिर ओवरऑल अगर बात करते हो ना कंप्लीट डेटा की, तो कंप्लीट डेटा को जो है वो मैनिपुलेशन के लिए या फिर डेटा विजुलाइजेशन के लिए जो है इस लाइब्रेरी जो आपके पास लैंग्वेज है इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो भाई पाइथन के साथ तो हम लोगों ने जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और डेटा मैनिपुलेशन डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करते हुए हमने प्लॉट भी किए हैं जुपिटर नोटबुक में। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है आर का, और आज हम लोग यहाँ पर आर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले भाई हमने सीख लिया यहाँ पर, और आर जो है वो बेसिकली आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपके पास यहाँ वर्जन दिख रहे हैं, तो आर जो है यहाँ पर विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए अवेलेबल है, और लिनक्स के लिए भी जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके बाद जो है अभी हम लोग इस साइट पे जाएंगे, और इस साइट के ऊपर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर को जो है हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई आर को अगर आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, चलते हैं हम लोग गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आर के इंस्टॉलेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई चलते हैं अभी अपने गूगल पे, और गूगल पे जाके आर का जो इंस्टॉलेशन है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने गूगल सर्च इंजन पे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आर को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर डाउनलोड। तो उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर डाउनलोड। तो हम जैसे लिखेंगे आर डाउनलोड, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आर के लिए जो है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर जो आपको पहली साइट मिल रही है, इस साइट से जो है आप यहाँ पर आर लैंग्वेज को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये साइट के खुलने का वेट करते हैं। तो भाई ये साइट जो है हमारे सामने यहाँ पर खुल चुकी है। तो आप यहाँ पर देख लो जो आर का वर्जन है वो आपके पास है 4.1.0, और इस वर्जन जो कि विंडोज़ के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, और ये दोनों के लिए आपके पास अवेलेबल है, 32 बिट सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है और 64 के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जो है इसके ऊपर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो उसके बाद में जो है आपके पास यहाँ पर देख लो आर को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, और इस पर आप क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पर आर को जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे। तो क्योंकि मैंने जो है वो आर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए जो है मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे इसको कैंसिल कर देता हूं। और अभी आर लैंग्वेज के लिए जो है हमारे पास एक आईडी रहता है जिसको हम कहते हैं आर स्टूडियो। तो आर के लिए जो है हमें एक आईडीई की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आईडीई वो आपके पास चीज़ होती है, वो सॉफ्टवेयर होता है जहां पर जो है एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया होता है जहां पर हम जो है वो कोडिंग टास्क कर सकते हैं, फिर कोडिंग जो है वो आईडीई के थ्रू हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो आईडीई बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर कोडिंग टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, एक सरफेस दे दी जाती है जहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो अभी आर स्टूडियो को भी जो डाउनलोड है उसको करने का भी जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए भी जो है मुझे सिंपली यहाँ पर जाना पड़ेगा गूगल पे, और मैं आता हूँ यहाँ पर गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद मुझे जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर स्टूडियो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर स्टूडियो डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर स्टूडियो डाउनलोड, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है आर स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये लिंक के खुलने का वेट हम लोग कर लेते हैं। तो अभी ये लिंक जो है वो खुलेगा और फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी ये लिंक खुलने का हम लोग जो है यहाँ पर वेट करते हैं, और जैसे ये लिंक खुलता है उसके बाद हम लोग फर्दर जो है इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो आपके पास आर स्टूडियो की साइट है वो यहाँ पर मेरे सामने खुल चुकी है। तो आप यहाँ देख रहे हो आईडी जो आपको आईडी प्रोवाइड करता है वो आर स्टूडियो होती है, जहाँ पे आर लैंग्वेज के साथ में जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हो। डेटा विजुलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन, या फिर डेटा के साथ किसी भी तरह का काम अगर आपको करना है तो आप उसके साथ में कर सकते हो। तो भाई आर जो है उसके काफ़ी जो आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप प्रो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो पेड वर्जन आता है। उसके बाद आर स्टूडियो सर्वर है वो आपके पास फ्री देखने को मिलेगा, और आपके पास आर स्टूडियो वर्क बेंच है उसके लिए भी जो है आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि वो भी जो है वो पेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर आर डेस्कटॉप को जो है यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि ये जो है कंप्लीटली ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसको जो है अभी हम लोग इस आईडी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हो आर का जो वर्जन है वो है 3.0.1, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मैं जो है इसको जो है वो बेसिकली विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूंगा। तो मैं जैसे ही करता हूँ इसके ऊपर क्लिक, और मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा आप देख रहे हो मेरे पास जो ऑप्शन है आर स्टूडियो को डाउनलोड करने का वो आ चुका है। तो जैसे मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है यहाँ पर आर स्टूडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि मैं सारी चीज़ें पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ और इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो अभी जो है हम लोग इसको दोबारा से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी वापस स्लाइड्स में, और हमने जो है वो समझ लिया आर को इंस्टॉल करने के कॉन्सेप्ट्स को। अभी हम लोग चलते हैं स्लाइड्स में और कुछ फर्दर जो आर के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भाई हम लोग वापस से आ चुके हैं अपनी स्लाइड में, और अभी जो है आप यहाँ पर सिंपली देख रहे होगा भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आर प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लोग जो है वो आर प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स को यहाँ पर समझेंगे, और उसके बाद में जो है हम लोग इनको सारी चीज़ों को जो है वो आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि R इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इट मोस्ट कॉमन यूज इज टू एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा। तो क्योंकि पाइथन जो है उसकी तरह ये R लैंग्वेज भी जो है यहाँ पर डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है, यानी कि डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, या फिर अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए जो है यहाँ पर R लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अब दोस्तों R लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यहाँ पर बनाई थी स्टैटिस्टिशियन ने, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर आर को जो है यहाँ पर बनाया था, और बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। और काफ़ी जो कंपनीज हैं वो उनको यूज़ करती हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है, अलग अलग डेटा की विजुअलाइजेशन हम लोग इसमें देख सकते हैं, अलग अलग डेस्कटॉप को बना सकते हैं, और इसके साथ में जो है हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो पाइथन की तरह ये भी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर भी यूज़ की जाती है, और आर लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है हमारे पास डेटा के साथ अगर हमें मैनिपुलेशन या फिर विजुअलाइजेशन करना है तो भाई अभी आते हैं हम लोग आर के कुछ सिंटैक्स के ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हम जो है अभी सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे आर के साथ, और आप यहाँ देख रहे हो कि हम जो है यहाँ पर सिंपल कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो आर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए। तो सबसे पहले हमारे पास प्लस ऑपरेटर आया, फिर हमारे पास माइनस ऑपरेटर आया, फिर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आया, और फिर डिवीजन ऑपरेटर आया। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास दो नंबर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 5 + 5। तो आप यहाँ देख रहे हो बीच में आपके पास जो है वो प्लस ऑपरेटर जो है वो देखने को मिल रहा है, और आप इस प्लस ऑपरेटर के थ्रू इन दोनों की जो आपके पास नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर माइनस ऑपरेटर, और माइनस ऑपरेटर के थ्रू क्योंकि आप लोगों ने जो है वो किंडरगार्टन में पढ़ा होगा कि माइनस के जो है आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है, और सब्ट्रैक्शन जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस माइनस ऑपरेटर के साथ में, और हम जो है 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कि माइनस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर ये एस्ट्रिक। तो ये एस्ट्रिक बेसिकली यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो एस्ट्रिक है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम यहाँ पर कैजुअली मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि एक्स का साइन जो है वो यहाँ पर लेते हैं, सिंबल लेते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है हम लोग एक्स को यूज़ नहीं करते मल्टीप्लिकेशन, हम लोग जो है यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एस्ट्रिक जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, हम जो है वो 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 10 के साथ। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन का साइन भी जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो है हम लोग यहाँ पर स्लैश वाले सिंबल को जो है वो यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए किसी दो वैल्यूज को। तो आप ये देख रहे हो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 को 23 के साथ में, और इसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई ये होगा हमारे पास कुछ बेसिक्स आर के जो कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ में जो है यहाँ पर देख लिए, अलग अलग ऑपरेटर्स जो है वो हमने यहाँ पर समझ लिया। अभी हमारे पास आता है यहाँ पर आर प्रिंट। तो आर प्रिंट फंक्शन जो है वो क्योंकि हम लोग पाइथन में भी देख चुके हैं कि भाई प्रिंट फंक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है आपके पास किसी चीज को या फिर किसी कैरेक्टर को या फिर किसी नंबर को प्रिंट करने के लिए। अब डेटा फ्रेम में भी आप जो इस फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, इसको आप काफी हद तक यूज करोगे, वो तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको काफी अच्छा आइडिया उस टाइम पे हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस आर के अंदर प्रिंट फंक्शन को देंगे। तो सबसे पहले भाई हमारे पास जो है यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, और कैरेक्टर टाइप के अंदर हमने यहाँ पर स्टोर करवाया एक वैल्यू
वैल्यू जो कि है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो हमने कोड्स के अंदर स्टोर करवा, अब हम जो है अगर हमें इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, और प्रिंट फंक्शन जो है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को जो है प्रिंट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने जो है यहाँ पर राउंड ब्रेसेस दिए एंड उसके अंदर हम लोगों ने जो है हमारा जो भी यहाँ पर बेसिकली टेक्स्ट था या फिर जो भी हमारा यहाँ पर कैरेक्टर था उसको हमने यहाँ पर पास किया एंड देन हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हमारे पास आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हो लूपिंग स्टेटमेंट। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है। अब दोस्तों लूपिंग स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग की बेसिस में अगर मैं आपको समझाऊं तो लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर जो आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू यानी कि आपके पास डेटा में मान लो कि आपको एक जो आपके पास मान लो एक बकेट है, उस बकेट को जो है आपको पानी से फिल करना है। तो आपको पानी से फिल करना है, उस बकेट का जितना साइज होगा उतना ही पानी जो है उसमें जा सकेगा, उससे ज़्यादा पानी जो है आप उस बकेट के अंदर नहीं डाल सकते, वरना पानी जो है वो ओवरलैप करना शुरू कर देगा और गिरना शुरू कर देगा। तो आप तब तक यानी कि कंडीशन ये हुई कि आप तब तक उस जो आपके पास बकेट है उसको फिल करोगे पानी से, तब तक वो भर नहीं जाती। अगर वो कंप्लीटली भर जाएगी तब तक वो जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीटली जब तक भर जाएगी तब तक आप जो है उसको यहाँ पर जो है वो रुकोगे नहीं फिल करने से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फोर स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फोर लूप, तो हमने यहाँ पर फोर लूप को जो है यहाँ पर दिया है और फोर लूप हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 1:10 यानी कि मुझे जो है 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज चाहिए। और ये जो है ये फोर लूप क्या करता है, फोर लूप इंक्रीमेंट करने का काम करता है, यानी कि मेरी जो ये वैल्यू है वो तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक 10 नहीं आ जाता। यानी कि मैंने जिस तरीके से आपको एग्जांपल दिया कि आप बकेट को तब तक भरोगे जब तक वो फिल नहीं हो जाती, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि ये जो x है ये x की वैल्यू तब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा फॉर लूप जब तक 10 जो है यहाँ पर नहीं आ जाता। तो हमारी लास्ट लिमिट कौन सी है 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है, यानी कि वैल्यू हमने दी है, नंबर्स दिए हैं। तो ये 10 तक यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो है ये इंक्रीमेंट होगा और ये इंक्रीमेंट तब तक रहेगा जब तक 10 जो है यहाँ पर आ नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 5 पे जाकर रुक जाएगा या 4 पे जाकर रुक जाएगा, ये तब तक रिपीट करता रहेगा तब तक जो है जब तक हमारे पास यहाँ पर 10 तक जो है ये वैल्यू फिल नहीं हो जाती। तो इस तरीके से हमारे पास जो है उसके बाद फिर हम लोग फाइनली जो है यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और हमने जो है वो फाइनली यहाँ पर प्रिंट को यूज़ करते हुए एक्स को जो है हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ लूपिंग स्टेटमेंट। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वाइल लूप भी आते हैं, तो फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में सीखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आर कमेंट्स को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कमेंट्स होता क्या है। तो आप यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन की बात करते हो तो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन आर कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव कोड। तो भाई प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई काम करना है या फिर आपको अगर मान लो कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं कोई चीज़ जो है वो इन फ्यूचर करना चाहता हूँ, मुझे कुछ इसके अंदर टेस्टिंग करनी पड़ेगी या फिर मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, वर्जन्स को चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि मुझे फ्यूचर में करना है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आप यहाँ पर कॉमेंट्स को लगाते हो। तो कॉमेंट्स क्या होता है, कॉमेंट्स बेसिकली यहाँ पर जो है आपका प्रोग्रामिंग कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो आपके पास कॉमेंट्स को जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करता, वो जो है कॉमेंट को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बहुत से प्रोग्रामर्स हैं या फिर बहुत से आपके पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डेवलपर्स होते हैं वो अपने कोड को कंप्लीट तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स को यूज़ करते हैं और कमेंट्स जो है उनकी हेल्प करते हैं उनके कोड को सही तरीके से मैनेज करने में, समझने में और उनको अंडरस्टैंड करने में। तो ये होता है भाई सिंपली कमेंट्स का मतलब। और कमेंट जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं इसलिए ताकि कमेंट्स करने से हमें वो चीज़ याद रहे। जिस तरीके से हम यहाँ पर मान लो कि अगर आप स्कूल में या कॉलेज वगैरह में होंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर मान लो कोई चीज़ अगर याद रखनी है तो आप उस चीज़ की हेडिंग जो है वो वहाँ पर लिख लेते हो, तो आप इसको एक हेडिंग तरह समझ सकते हो। तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना समझ लो कि आपके पास जो है ये कमेंट रहेगा और ये जो है बेसिकली ये करेगा क्या कि ये जो है आपका कंपाइलर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, यानी कि उसको जो है वो आप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं हो देगा, इसको बाईपास कर देगा, इसको स्किप कर देगा और आपके कोड पे जो है वो फोकस करेगा। तो आप जो है इसको बेसिकली याद रखने के लिए यानी कि इन फ्यूचर आप कोड में सोर्स कोड में क्या चेंजेस करना चाह रहे हो, किस लिए आपको यूज़ करना है सोर्स कोड, या फिर आपने सोर्स कोड के अंदर बाद में या फिर पहले क्या काम करने के लिए यहाँ पर ये कमेंट लिखा था, तो इसलिए आपको जो है कमेंट हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए।
तो भाई हमारे पास यहाँ पर दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपके पास मल्टी लाइन कमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं सिंगल लाइन कमेंट को। तो भाई सिंगल लाइन कमेंट हमें क्या बोलता है? सिंगल लाइन कमेंट जो है आपके पास ये तो है, जो आप कमेंट तो आर के अंदर जो है आप यहाँ पर कमेंट को यूज करने के लिए या फिर अगर आपको कोई कमेंट करना है तो उसके लिए आप इस हैश सिंबल को जो है वो यूज करोगे। तो ये हैश सिंबल जो है वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा कमेंट करने के लिए, और कमेंट अगर आपको करना है तो आपको ये हैश सिंबल यूज करना पड़ेगा, और इस हैश सिंबल से जो है आप यहाँ पर आर प्रोग्रामिंग में जो है कमेंट कर सकते हो। उसके बाद में अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैं जो है वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पर एक कमेंट लिख रहा हूँ, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि भाई दिस इज अ कमेंट, यानी कि ये जो है एक कमेंट है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये मेरा कोड है। तो जो मेरा कंपाइलर होगा या फिर जो मेरी लैंग्वेज का कंपाइलर होगा मेरे आईडी का, वो क्या करेगा, वो इस कमेंट को जो है वो ये समझेगा कि ये जो है बेसिकली ये कमेंट है, और कमेंट का मतलब ये है कि भाई इन फ्यूचर डेवलपर है उसने ये याद रखने के लिए कि भाई मुझे फर्दर आगे क्या काम करना है, उसने जो एक लाइन लिख रखी है या फिर एक जो है हेडिंग लिख रखी है, तो उसको मुझे जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना, तो वो जो है वो डायरेक्टली आपके स्ट्रिंग को, यानी कि जो आपका ये टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, इसको वो एग्जीक्यूट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो गई भाई हमारे पास यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट। तो आपके पास यहाँ देख रहे हो एक सिंगल लाइन, तो आपके पास यहाँ सिंगल लाइन है कमेंट की, तो आपने जो कमेंट लिखा वो लिखा है दिस इज अ कमेंट, और ये लाइन जो है वो सिंगल है, यानी कि एक सिंगल कमेंट जो है आपने दिया, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे हैश जो आपके पास ऑपरेटर या फिर हैश सिंबल है उसके साथ में आपने यहाँ पर यूज किया है। तो पहला जो आपके पास कमेंट रहेगा वो ये वाला रहेगा, दूसरा वाला ये वाला रहेगा, और तीसरा वाला आपके पास ये वाला कमेंट जो है वो रहेगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो आप जो है इसको एग्जीक्यूट करोगे और वापस जो है आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया या फिर एक स्ट्रिंग दे दिया जिसको आपने यहाँ पर दे दिया हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। और हमारे पास मैंने बताया आपको कि सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट जो है उनके कॉन्सेप्ट भी जो है हमने यहाँ पर सीख लिए। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है वेरिएबल्स को समझने का। तो भाई आर के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पर वेरिएबल्स का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। तो भाई वेरिएबल जो है वो बेसिकली आप एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, या फिर आप एक जो है यहाँ पर एक ऐसी स्टोरेज सोर्स समझ सकते हो जहाँ पर जो है आप अपने डेटा को स्टोर करवाते हो। अब मान लो कि अगर आपके पास एक स्कूल बैग है और उस स्कूल बैग के अंदर आपको बुक्स को स्टोर करवाना है, तो आप क्या करोगे, आप उस स्कूल बैग में जो है बहुत सारी बुक्स जो है वो वहाँ पर स्टोर करवा दोगे, यानी कि उसमें डाल दोगे। तो इसी तरीके से वो जो बैग है स्कूल बैग, वो आपका क्या हुआ, वो आपका वेरिएबल हुआ, और जो बुक्स हुई वो बुक्स क्या हुई, वो बुक्स आपका डेटा हुआ। तो इसी तरीके से वेरिएबल जो है वो बेसिकली आपके पास इसी काम के लिए यूज होता है। और वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स के अंदर हम लोग जो है अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो आपके पास जो भी डेटा वैल्यूज या फिर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें आप बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करवाते हो। तो अभी जो है हम लोग आर के साथ एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल को। तो सबसे पहले भाई हमारे पास जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट, और ये जो नेम है ये ऑब्जेक्ट हमें कहता है, या फिर ये जो वेरिएबल है ये हमें बोलता है कि मेरे अंदर यहाँ पर जॉन को स्टोर करवाओ। तो भाई हमने बोला ठीक है भाई हम आपके अंदर जॉन को स्टोर करवा देते हैं, और हमने जो है इसके अंदर जॉन को स्टोर करवाया। और ये जो आप साइन देख रहे हो इस साइन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पाइथन के अंदर देखा था कि यहाँ पर इज इक्वल टू साइन को हम लोग यूज करते हैं एज असाइनमेंट ऑपरेटर, आर में जो है हम लोग इस वाले सिंबल को जो है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बोलते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हो भाई मेरे पास वेरिएबल कौन सा है, नेम। तो नेम जो है वो मेरा वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास जो डेटा है वो डेटा कौन सा है, डेटा मेरे पास जॉन है। तो ये मेरा वेरिएबल हो गया, यानी कि ये मेरा स्कूल बैग हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी बुक्स हो गई। तो ये मेरी बुक्स जो है मैं स्कूल बैग में स्टोर करवा रहा हूँ, यानी कि नेम में या वेरिएबल में जो है मैं इसको स्टोर करवा रहा हूँ, और ये मेरी बुक्स जो है इसमें स्टोर हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल आता है। तो दूसरा वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट जो है मैंने उसको यहाँ पर नाम दिया है एज का, और एज के अंदर मैंने यहाँ पर 40 को जो है, जो कि एक नंबर है, उसको मैं जो है यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ। तो एज के अंदर जो कि मेरा एक वेरिएबल है उसमें मैं जो है यहाँ पर एक डेटा स्टोर करवा रहा हूँ जो कि है 40। तो इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। अभी मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है या आउटपुट देखना है, तो उस सिचुएशन में जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर जॉन डो, यानी कि मैं जो है वो वेरिएबल्स को, वेरिएबल जो है वो बेसिकली यहाँ पर म्यूटेबल होते हैं, यानी कि वेरिएबल जो है वो चेंजेबल होते हैं। मतलब वेरिएबल्स के अंदर हम मान लो कि आज अभी मैंने जो है वो 40 स्टोर करवाया, मैं उसको चेंज करके बाद में 60 भी स्टोर करवा सकता हूँ, या फिर मान लो कि उसको चेंज करके बाद में हेलो वर्ल्ड स्टोर करवा सकता हूँ। तो वेरिएबल जो है वो म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल नहीं होते। वेरिएबल्स को हम कभी भी जो है
एक डेटा निकाल के दूसरा डेटा यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि इनिशियली जो है मैंने इस नेम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर वेरिएबल के अंदर जो है मैंने यहाँ पर जो है वो स्टोर करवाया था जॉन को, और उसके बाद मुझे जो है वो जॉन पसंद नहीं आया तो मैंने जो है वो जॉन डो जो है यहाँ पर स्टोर करवा दिया, और मेरा जो वेरिएबल रहा या फिर जो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहा वो सेम रहा, लेकिन मैंने जो डेटा है वो यहाँ पर चेंज कर दिया। लेकिन मेरा पहला डेटा है उसको मैंने निकाला और दूसरा चेंज करके डेटा जो है वो स्टोर करवा दिया उसी वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट में। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है भाई दूसरी चीज़ें देखने का। तो फॉर लूप जो है हम लोग यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट तो देख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट को देखते हैं, और हम लोगों ने लूपिंग स्टेटमेंट को तो यहाँ पर समझ लिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है कॉन्केटिनेट। तो अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स को किसी भी वेरिएबल्स को जो है कॉन्केटिनेट करना हो या फिर किसी दो वेरिएबल को जो है आपको एक साथ कॉन्केटिनेट करना है, ये एक साथ जोड़ना है, तो इस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर कॉन्केटिनेट मेथड को यूज करोगे। तो आर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक पेस्ट नाम का फंक्शन होता है। तो इस पेस्ट नाम के फंक्शन से जो है हम लोग यहाँ पर किसी भी दो टेक्स्ट को या किसी भी दो स्ट्रिंग को जो है हम लोग यहाँ पर एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या फिर एक साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया या फिर एक वेरिएबल जो है मैंने यहाँ पर बना लिया। उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर ऑसम। तो ऑसम क्या बता रहा है, ऑसम मुझे ये बता रहा है कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर ऑसम जो है वो मेरा डेटा रहेगा और ये मेरा आ गया वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये वाला डेटा जो कि ऑसम है उसको मैंने स्टोर करवाया, और उसके बाद अभी मुझे यूज करना है पेस्ट फंक्शन को। तो पेस्ट फंक्शन क्या करेगा, पेस्ट फंक्शन दो स्ट्रिंग को या दो कैरेक्टर को आपस में कंबाइन कर देगा, आपस में जोड़ देगा या आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा। तो भाई मैंने जो है यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट यानी कि आर इज, तो आर इज जो है मेरा यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट रहेगा जिसको मुझे इसके साथ जोड़ना है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को पास कर दूंगा पेस्ट फंक्शन में, और मैंने जैसे टेक्स्ट को पास किया जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा जोड़ के आर इज ऑसम। तो इस तरीके से आप जो है आर के अंदर पेस्ट फंक्शन को यूज करते हुए कॉन्केटिनेट कर सकते हैं किसी भी दो कैरेक्टर को या किसी भी दो आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं उनको। तो भाई अभी जो है हमारे पास यहाँ पर आता है असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल। अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या फिर मल्टीपल वेरिएबल जो है वो बनाने हैं और उन्हीं सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको सेम डेटा देना है, यानी कि इन तीनों वेरिएबल। तो मैंने जो है आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल जो है वो मैंने बनाया। तो आप यहाँ देख रहे हो पहले वेरिएबल को जो है मैंने नाम दे दिया यहाँ पर var1 का, दूसरे वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया var2 का, और तीसरे वेरिएबल को नाम दे दिया var3 का। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल जो है वो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, और इन्हीं वर्टिबल वेरिएबल्स को या फिर ऑब्जेक्ट को जो है उसके अंदर मैं सेम डेटा स्टोर करवा रहा हूँ जो कि है ऑरेंज। और उसके बाद जो है मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हो तीनों वेरिएबल को जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक साथ आपको अलग अलग जो है वो आपको इंडिविजुअली हर एक वेरिएबल में जो है ऑरेंज स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है आपने इन तीनों वेरिएबल को जो है एक ही साथ एक ही वक्त में जो है ऑरेंज वैल्यू असाइन कर दिया, फिर ऑरेंज डेटा जो है आपने यहाँ पर स्टोर करवा दिया इन तीनों वेरिएबल्स में। उसके बाद हमने जो है एक एक करके जो है हमने यहाँ पर var1 var2 और var3 को जो है हमने यहाँ पर एक एक करके जो है स्टोर करवाया, इनके एक एक करके जो है हमने यहाँ पर देखा है अपने इन वेरिएबल्स को, और इन वेरिएबल्स को जो है हमने यहाँ पर इसके साथ में जो है प्रिंट करके इनको देख लिया कि हमारे तीनों वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर ऑरेंज थी। तो ये होगा भाई हमारे। अब हमारे पास आता है यहाँ पर आर वेरिएबल्स, और आर वेरिएबल्स में भी फर्दर कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि सिंटैक्स एरर, तो सिंटैक्स एरर हमारे पास कब आएगा, इस सिचुएशन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आर के अंदर जो है यहाँ पर आप जो है वो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ जोड़ोगे तो उसमें जो है वो आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पर एक ही टाइम पे जो है दोनों वैल्यूज को नहीं जोड़ सकते। यानी कि कॉन्केटिनेट अगर आप करोगे तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि 5 है, और एक मेरे पास कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि है सम टेक्स्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें 5 स्टोर करवाया है, और जो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट है जो उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर सम टेक्स्ट को स्टोर करवाया है। तो आप देख रहे हो कि मैं इन दोनों वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर एरर आएगा जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे आर स्टूडियो में जाके, तो तब आप प्रैक्टिकली देखेंगे भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा है, और एरर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आर के अंदर जो है आप कैरेक्टर के साथ जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, या तो आप न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक को करो या फिर टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को। अब हमारे पास यहाँ पर आता है भाई हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे जो चीज़ें हैं वो तो देख लिए, अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इल्लीगल वेरिएबल्स और
लीगल वेरिएबल्स। तो भाई आर के अंदर जो है हमारे पास लीगल वेरिएबल्स होते हैं और इलीगल वेरिएबल जो है आपके पास यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये इलीगल वेरिएबल्स है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है इसके स्टार्टिंग में जो है आपने यहाँ पर 2 लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है किसी भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो क्योंकि जो रिजर्व वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर नहीं लग सकती, वरना आपको जो है यहाँ पर एरर मिल जाएगा। तो ये 2 क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये एक डेटा है और इस डेटा को जो है हम किसी और डेटा के साथ में असाइन नहीं कर सकते, और हम डेटा को डेटा असाइन नहीं कर सकते, हम वेरिएबल को डेटा असाइन कर सकते हैं, हम डेटा को डेटा असाइन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने 2 जो है वो यहाँ पर दिया है, तो ये वेरिएबल जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है और ये मुझे एरर देगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर हाइफिन को यूज़ किया है। तो आप यहाँ देख रहे हो माय हाइफिन वेरिएबल, तो ये भी कोई सेंस बनता नहीं है, ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीटली रॉन्ग है और ये एरर मुझे देगा क्योंकि हाइफिन जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। आप अंडरस्कोर यूज़ करते हो किसी भी वैल्यू को अलग अलग करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर अंडरस्कोर पहले लिया। तो आप यहाँ देख रहे हो अंडरस्कोर अगर आप यहाँ पर पहले लोगे तो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टोकन्स होते हैं जिसको जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, और प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ जो आपके पास वर्ड्स होंगे या फिर कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो कि रिजर्व्ड होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो अंडरस्कोर है वो हमने माय के पहले दिया है, तो ये भी जो वेरिएबल है वो कंप्लीटली इलीगल है, यानी कि जो वेरिएबल है वो इनकरेक्ट है। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पर आता है ये वाला वेरिएबल। तो आप यहाँ देख रहे हो वेरिएबल के अंदर जो मैंने ए दिया है उसको यहाँ पर मैंने @ दिया और यहाँ पर देख रहे हो कि my_v@ar। तो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने यहाँ पर यूज किया एक सिंबल को, और क्योंकि हम जानते हैं कि आर के अंदर सिंबल्स और ये सारे कैरेक्टर्स कुछ रिजर्व्ड होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो ये जो वेरिएबल है ये भी कंप्लीटली यहाँ पर जो यहाँ पर वेरिएबल है वो बेसिकली यहाँ पर सही नहीं है, जो इलीगल वेरिएबल है। उसके बाद ये वाला, तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास ये जो कंडीशन है ये बेसिकली आपके पास जो यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन है वो आप यहाँ पर दे रहे हो, और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू को जो है ट्रू वैल्यू में जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर जॉन को स्टोर करवाया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई किसी भी रिजर्व वैल्यू के अंदर अगर मैं कोई डेटा स्टोर करवाऊंगा तो मुझे जो है यहाँ पर एरर मिलेगा। तो इसलिए जो है क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है ये क्योंकि हमारे पास रिजर्व्ड है आर में भी और पाइथन में भी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जगह हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया भाई हमारे पास इलीगल वेरिएबल। अभी हमारे पास आएंगे यहाँ पर लीगल वेरिएबल। तो लीगल वेरिएबल भाई हमें क्या बोलते हैं कि लीगल वेरिएबल आप देख रहे हो सिंपल वेरिएबल माय वेरिएबल में लिखा, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक डेटा स्टोर करवाया जिसका नाम है जॉन। उसके बाद ये वाला जो वेरिएबल है ये भी आप देख रहे हो कि कंडीशन के जो है आपको फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पर मैंने जो है वो माय वेरिएबल यूज़ किया एंड देन मुझे जो है यहाँ पर जॉन को यूज़ करना पड़ेगा और डेटा जो है मेरा यहाँ पर जॉन रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया माय वेयर को, और यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने जो है माय वेयर को यूज़ किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर जॉन को यूज़ किया। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर भी माय वेयर को यूज़ किया। तो मतलब ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये अलग अलग कंसीडर करेगा आर, लेकिन ये कंसीडर सही करेगा क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो एज वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और डेटा के अंदर डेटा को असाइन करेंगे तो एरर आएगा, लेकिन वेरिएबल के अंदर डेटा को असाइन करेंगे तो एरर नहीं आएगा। तो ये सारे वेरिएबल जो है ये आपके पास जो है ये लीगल वेरिएबल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये समझ लिया भाई हमने कॉन्सेप्ट लीगल वेरिएबल्स का और इलीगल वेरिएबल्स का। अभी हमारे पास आती है कुछ आर की डेटा टाइप्स। तो आर में जो है कुछ डेटा टाइप्स आती है पाइथन की तरह। तो आर में जो है हमारे पास 5 डेटा टाइप्स आती हैं। तो आर में जो है हमारे पास अब न्यूमेरिक टाइप होती है, कैरेक्टर टाइप होती है, इंटीजर टाइप होती है, लॉजिकल टाइप होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। तो आर के अंदर आपके पास न्यूमेरिक डेटा रहेगा, लॉजिकल डेटा रहेगा, कैरेक्टर डेटा रहेगा, इंटीजर डेटा रहेगा और आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा भी रहेगा। तो इनको जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसको हम लोग सीखेंगे आर के साथ, और आर के अंदर भी जो है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाई यहाँ पर आर के डेटा टाइप्स को। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे इंटीजर को। तो इंटीजर टाइप, तो आपके पास यहाँ देख रहे हो कि आप जो है यहाँ पर इंटीजर टाइप के डेटा के साथ में डील कर रहे हो। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट और जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पर एक्स का। उसके बाद मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है और मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा 1000L। तो ये बेसिकली जो आपको L नज़र आ रहा है ये L रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, कि बताता है यूज़र को या फिर प्रोग्रामर जो आपका डेवलपर है उसको कि भाई ये जो आपके पास डेटा है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी कि जो डेटा रहेगा वो इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। उसके बाद अभी जिस तरीके से पाइथन में हम लोग टाइप के साथ जो है हम लोग डेटा की टाइप को चेक करते थे कि किस टाइप का डेटा है, यहाँ पर हम लोग आर के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज़ करेंगे और क्लास फंक्शन के थ्रू हम लोग जो है हमारे
वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसकी टाइप को चेक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर दूंगा क्लास, उसके बाद जो है मुझे इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर पास करना पड़ेगा x को, और इस x को जो है जैसे ही मैं पास करूंगा मुझे जो है मेरा जो डेटा है उसकी क्लास यानी कि वो किस क्लास का है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है, वो मुझे यहाँ पर बता देगा। उसके बाद अभी मेरे पास यहाँ पर टाइम आता है कॉम्प्लेक्स का। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई हम जो है यहाँ पर x नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करवाना है और मैंने स्टोर करवा दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो 9i प्लस 3, तो आप यहाँ देख रहे हो 9i प्लस 3। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्लास फंक्शन को यूज़ करना है और क्लास फंक्शन के अंदर जो है मैं यहाँ पर x को पास कर दूंगा, और जैसे ही मैंने x को पास किया मेरे पास जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है, ये मुझे मेरा जो आर स्टूडियो है या फिर आर के अंदर जो लैंग्वेज है वो मुझे यहाँ पर बता देगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास आता है यहाँ पर कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग। तो आप ये देख रहे हो मैंने वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाया x, उसके अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया है r इज एक्साइटिंग, और उसके बाद में मैंने इसका भी क्लास चेक करना है क्लास फंक्शन के थ्रू, और ये मुझे बता रहा है कि ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। उसके बाद आता है लॉजिकल, और लॉजिकल के अंदर मैं क्या करूँगा, लॉजिकल के अंदर भी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ ट्रू को, और ये जो है मुझे यहाँ पर ट्रू बता रहे हैं, यानी कि मेरा डेटा जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में डील तो कर सकते हो। उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पर आता है क्लास फंक्शन, और क्लास फंक्शन जो है ये मुझे बताएगा मेरे डेटा का टाइप, यानी कि जो डेटा टाइप है वो लॉजिकल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस आर के डेटा टाइप के साथ में जो है हमने यहाँ पर काम किया, और हमने समझे सारे आर के कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आर के फंडामेंटल्स थे, आर की बेसिक्स थे, वो सारे हमने यहाँ पर समझे और सभी को जो है हमने डिटेल में यहाँ पर कवर कर लिया। तो अभी फाइनली जो है यहाँ पर इस सेशन का करते हैं हम लोग एंड, और बाकी हम लोग सीखेंगे आने वाले आर के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।